जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। बहुत ही शानदार आपके लिए ये क्लास होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये आपके, है ना। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है और इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। यानी पिछले कई वर्षों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीएड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में आ जाएं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है ना। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि न्यू और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय के अनुसार मिलता रहे। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों, अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक। और ये आपका क्लास 9 है। इसके पहले की क्लासों को अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको सभी क्लासों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है। और साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितनी ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्लास में उतना ही मज़ा आएगा, है ना। तो एक बार आप लोग अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास का जो पहला प्रश्न है, एक सेकंड मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। ठीक, ओके। हाँ, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है करेंसी नोट, ऑप्शन बी है सिक्के, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी बॉन्ड। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेक। निम्नलिखित में से वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण चेक है। ठीक है। अगर देखा जाए तो स्वीकार्यता के आधार पर यानी स्वीकारने के आधार पर पैसे को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। यह दो वर्ग जो है ये कानूनी निविदा और वैकल्पिक मुद्रा। कानूनी निविदा कानून द्वारा स्वीकृत कराए जाते हैं और उपयुक्त में से चेक जो है ये वैकल्पिक मुद्रा है। तो अगर हम लोग बात करें कि स्वीकार करने के आधार पे पैसों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक आपका होता है कानूनी निविदा और एक होता है वैकल्पिक मुद्रा। कानूनी निविदा जो होता है ये कानून द्वारा स्वीकृत किया जाता है या कराया जाता है, और जो चेक होता है ये वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण होता है। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। ऑप्शन ए है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर था 5.7%। ठीक। और वास्तविक विकास दर जो था वो था 3.3%। ठीक। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था ये था आपका, एक सेकंड मिटाना पड़ेगा इसको, है ना। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित विकास दर था वो तो था आपका 5.7%, और जो वास्तविक विकास दर था वो था 3.3%। और पंचवर्षीय योजना, है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल यानी जो समय था वो था 1969 से 1974 तक, है ना। 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं बाकी के जो भी पंचवर्षीय योजना है। जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका लक्षित विकास दर था 4.4%, ठीक है, और जो इसका वास्तविक विकास दर था वो था 4.8%, ठीक। अगर बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसका जो लक्षित विकास दर था वो था 5%, और जो वास्तविक विकास दर था वो था 6%, ठीक। वहीं अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका लक्षित विकास दर था 5.6%, और वास्तविक था इसका 6.8%, ठीक। तो ये बाकी के पंचवर्षीय योजनाओं का जो लक्षित और वास्तविक विकास दर था वो कुछ इस प्रकार था, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी, तो वो आपकी थी चौथी पंचवर्षीय योजना में, है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास जो लक्षित विकास दर था वो था आपका 5.7%, लेकिन आपका जो वास्तविक विकास दर था वो था आपका 3.3%। तो इसमें सबसे ज़्यादा कम था, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, है ना। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि संविधान की किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ। संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ, यानी आपका जो संविधान है, भारतीय संविधान, ये किस दिन पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 दिसंबर 1947, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 30 नवंबर 1950। तो साथियों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949, है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो पूरा बनकर तैयार हुआ था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था, और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना, और इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका एक सेकंड, इसके बाद 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूर्ण हुआ, और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया, ठीक। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसका कार्य क्या होता है, संविधान सभा के संविधान का प्रारूप तैयार करना, और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। वहीं 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो पूरा बनकर तैयार हो जाता है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाता है पूरे देश में। क्लियर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है भारत की जनता, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी संसद और राज्यों की विधायिकाएं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की जनता। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत जो है वो भारत की जनता है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और इसकी समस्त शक्ति का स्रोत जनता में ही निहित है। इसका अभिप्राय ये होता है कि एक प्रजातांत्रिक देश में प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। तो भारत एक क्या है, प्रजातांत्रिक देश है। इसकी समस्त जो शक्ति है वो जनता में निहित होती है, क्योंकि जनता के द्वारा ही प्रजातांत्रिक देश के प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की।
शिक्षा शब्द किस से संबंधित है? ऑप्शन ए संघ सूची से, ऑप्शन बी है राज्य सूची से, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची से, ऑप्शन डी है अवशिष्ट विषय। सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची से संबंधित है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा संबंधित विषय संविधान की अनुसूची 7 है ना, संविधान की अनुसूची 7 शिक्षा संबंधित विषय संविधान की अनुसूची 7 के समवर्ती सूची में वर्णित है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। 42वें संविधान संशोधन है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। सबसे पहले बात तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि जो शिक्षा शब्द है ये पहले राज्य सूची का विषय था, है ना, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा शब्द को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, और हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, जिसमें आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। ठीक है, क्लियर है आपका? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, है ना। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 33। प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के अनुसार, है ना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित किए जा सकते हैं, है ना। अनुच्छेद 33 जो है ये संसद सदस्यों को, सशस्त्र बल के जवानों के सदस्यों को मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या रद्द करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 33 जो है ये संसद के जो सदस्य होते हैं उनको सशस्त्र बल के जवानों के जो सदस्य होते हैं उनके मौलिक अधिकारों को रद्द करने या उनको प्रतिबंधित करने का शक्ति प्रदान करता है। प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से वे अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन तथा अनुशासन का रखरखाव सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत क्या होता है कि जो सशस्त्र बल होते हैं उनके मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? ऑप्शन ए है वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन सी मानव अधिकार है, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार है ना, ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार है। ऑप्शन ए कहता है कि वैधानिक अधिकार है, कि ऑप्शन बी कहता है कि मानव अधिकार है, और ऑप्शन सी है कि मौलिक अधिकार है, या ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान संपत्ति को मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं रखता है। 1977 के 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये प्रयास किया गया कि अनुच्छेद 30A द्वारा अनुच्छेद 300A के द्वारा उपयुक्तता तथा समाधान के संदर्भ में यह प्रयास किया गया कि अनुच्छेद 300A द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि कोई व्यक्ति विधिक प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य विधि से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। हमारे भारतीय संविधान संपत्ति को मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं रखा गया है। मतलब जो आपका संपत्ति का अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार था, यानी मूल अधिकार था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। ये केवल अब वैधानिक अधिकार है ना, वैधानिक अधिकार है।
1977 में जब 44वां संविधान संशोधन किया गया था, तब इसे मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार कर दिया गया और ये कहा गया कि अनुच्छेद 300A के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि कोई भी व्यक्ति विधिक प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य विधि से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है साथियों? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए ना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में नहीं जुड़ते हैं, मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में, है ना। तो सब लोग जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएं भाई, ये सब आप ही के लिए तो है। अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और ये आपका क्लास 9 है। इससे पहले की 8 क्लासों को अगर आप देखेंगे तो ये 100% गारंटी है साथियों कि देखिए एक क्लास में 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, और ये आपका 9 क्लास है ना। तो आप जोड़ते जाइए 25 कितने प्रश्न हो जाएंगे? बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। और इन सभी प्रश्नों में से क्या ऐसा भी कोई प्रश्न नहीं होगा कि जो आपका वापस रिपीट हो सकता है? होगा, जरूर होगा। इन्हीं प्रश्नों में से आपके 10 प्रश्न आप देखिएगा आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, ऑप्शन सी कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, ऑप्शन डी राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, है ना। देश में लोक कल्याणकारी तथा न्यायशील शासन की स्थापना हेतु नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों को तथा केंद्र को दिशा निर्देश देता है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है देश में लोक कल्याणकारी तथा न्यायशील शासन की स्थापना हेतु राज्यों को तो निर्देश देता है और केंद्र को भी दिशा निर्देश देता है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है। क्लियर है सबको? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। ऑप्शन ए है कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, या ऑप्शन बी कुल मतदान का 66% प्राप्त हो, या ऑप्शन सी कुल कराए मतदान का 50% प्राप्त हो, या ऑप्शन डी कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक प्राप्त हो और कुल मतों का बहुमत प्राप्त हो। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक मत प्राप्त हो और कुल मतों का बहुमत प्राप्त हो। ये प्रतिबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पद जिसके लिए अनुच्छेद 54 है ना, अनुच्छेद 54 है ना, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अनुच्छेद 54 के अनुसार उम्मीदवार को विजय हासिल करने के लिए 50% से अधिक वोट चाहिए और कुल वोटों का बहुमत पाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि तथा विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें अगर कोई कैंडिडेट जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो पद होता है ये अनुच्छेद 54 के अनुसार उम्मीदवार को विजय हासिल करने के लिए
कुल कराए गए मतों का 50% वोट मिलना चाहिए, यानी मत मिलना चाहिए, और जितने भी मत हैं, जितना भी वोट है, उसका बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ये प्रतिबंध आवश्यक होता है। ठीक। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं और जो विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ये सभी भाग लेकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्लियर। चलिए, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है अपनी नीति को चुनना, ऑप्शन बी है शक्ति पुंज से तटस्थता, ऑप्शन सी है विश्व में शांति एवं एकता लाना, ऑप्शन डी है तृतीय विश्व की शक्ति होना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति पुंजों से तटस्थता। ये गुट निरपेक्षता का तात्पर्य है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत दो ध्रुवीय विश्व में शक्ति पुंजों से अलग रहने की नीति का उदाहरण है, और इसकी स्थापना जो है वो अप्रैल 1961 में हुई थी, और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष एक आंदोलन है और इसकी शुरुआत जो है वो दो ध्रुवीय विश्व में शक्ति पुंजों से अलग रहने की नीति का एक उदाहरण होता है। इसकी स्थापना है अप्रैल 1961 में हुई थी और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की। भारत का राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब हुआ। भारत राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब बना। ऑप्शन ए है वर्ष 1945, ऑप्शन बी है वर्ष 1947, ऑप्शन सी है वर्ष 1950, ऑप्शन डी है वर्ष 1954। और इसका सही जवाब होगा मेरे साथियों आंसर नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1945। भारत राष्ट्रीय संघ के संस्थापक सदस्य देशों में से एक है और भारत वर्ष 1945 में राष्ट्रीय संघ का सदस्य बना, जबकि इसके अलावा 2 साल बाद यानी 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, है ना। तो भारत जो है राष्ट्रीय संघ का सदस्य वर्ष 1945 में बना था और इसके 2 साल बाद यानी वर्ष 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, ऑप्शन बी है विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, ऑप्शन डी है व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। क्लियर है ना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है। ऑप्शन ए है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन डी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार युवा एवं खेल मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। यह खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण करने के लिए प्रशिक्षक को दिया जाता है। इस पुरस्कार में, है ना, इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए और द्रोणाचार्य की एक कांस्य मूर्ति प्रदान की जाती है। आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए दिए जाने वाला यह पुरस्कार वर्ष 1985 में प्रतिवर्ष से दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है
कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला एक पुरस्कार है और यह खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है ना। इस पुरस्कार के स्वरूप में 5 लाख रुपए और एक द्रोणाचार्य की कांस्य मूर्ति प्रदान की जाती है। और ये जो आपका पुरस्कार है ये वर्ष 1985 से प्रति वर्ष दिए जाने लगा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी है स्वीडिश सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी है नोबेल कमेटी, ऑप्शन डी है विश्व बैंक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्वीडिश सेंट्रल बैंक, है ना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की घोषणा स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा की गई थी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा की गई थी। इस बैंक के 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 1968 में शुरू की गई थी और यह पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। यह पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के 300वीं जयंती के शुभ अवसर पर वर्ष 1968 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ और यह पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 15 कहता है कि स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए है जिम कार्बन, ऑप्शन बी है वाल्मीकि थापर, ऑप्शन सी है सैयद माउंटगोमेरी, ऑप्शन डी है अतुल सेठी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सैयद माउंटगोमेरी, है ना। स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक का लेखक जो है वो है सर सैयद माउंटगोमेरी के द्वारा लिखित गई ये पुस्तक है और इन्होंने बृहत मैग्रो के दलदल सुंदरवन के जवारीय डेल्टा का वर्णन इस पुस्तक में किया है जो भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। तो स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक जो है इसके लेखक हैं सर सैयद माउंटगोमरी, इनके द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है और इन्होंने इस पुस्तक में बृहत मैग्रो के दलदल सुंदरवन के जवारीय डेल्टा का वर्णन किया है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ स्थित है? जो एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जो एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है गुवाहाटी असम, ऑप्शन बी कटक उड़ीसा, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसको 3 जनवरी 2019 को एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया और ये आपके पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। संघाई कॉपरेशन संगठन में कौन कौन सा देश शामिल है? संघाई कॉपरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल है? ऑप्शन ए है चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। ऑप्शन बी है चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया। ऑप्शन
सी है चीन, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। ऑप्शन डी है चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। शंघाई कोऑपरेशन संगठन में चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान ये सभी देश शामिल हैं। शंघाई सहयोग संगठन में चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा तजाकिस्तान देश इसमें शामिल है और इस संगठन की स्थापना रूस, चीन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान तथा किर्गिस्तान को मिलाकर वर्ष 1996 में की गई थी। बाद में उज्बेकिस्तान इसमें छठे सदस्य के रूप में शामिल हुआ और इस संगठन का प्रथम सम्मेलन 14 से 15 जून 2001 14 से 15 जून 2001 को शंघाई चीन में हुआ था। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान भी इस संगठन के सदस्य बन गए हैं। ठीक है, तो साथियों शंघाई सहयोग संगठन इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान देश शामिल हैं। ठीक है, और इसमें बाद में छठे देश के रूप में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ था और 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान देश को मिलाकर। अब इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है, यानी अगर देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर आपके चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान है ना, इसमें आपके 8 देश शामिल हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी है खगोलीय इकाई, ऑप्शन सी है पारसेक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, जो कि खगोलीय इकाई के द्वारा सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी है। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है और पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए नियासिन, ऑप्शन बी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन सी साइनोगोबालामिन, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन 6 का रासायनिक नाम है। देखिए अगर विटामिन B2 का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा राइबोफ्लेविन, ये इसका रासायनिक नाम है। अगर विटामिन B5 का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा नियासिन, है ना। एक सेकंड रुकिएगा, है ना, एक सेकंड दोबारा बता रहा हूँ, है ना। अगर आपसे पूछे कि नियासिन, है ना, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है तो नियासिन। और अगर आपसे, है ना, विटामिन B2 के बारे में पूछा जाए, विटामिन B2 के बारे में पूछा जाए तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होगा राइबोफ्लेविन। और अगर आपसे विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछे तो साइनोकोबालामिन, है ना, साइनोकोबालामिन ये आपका विटामिन B का रासायनिक नाम है और विटामिन B6 का रासायनिक नाम होगा पायरिडॉक्सिन। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी फेरल, ऑप्शन डी कोपर्निकस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन।
गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम भी कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 21 कहता है कि डीटीपी का विस्तार क्या है ना। डीटीपी का विस्तार करें या डीटीपी का विस्तार क्या है। देखिए सब लोग क्लास को लाइक शेयर करते रहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है आज की इस क्लास में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो डीटीपी का विस्तार करें। ऑप्शन ए है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन बी डेलीहिट पब्लिशर, ऑप्शन सी डेस्कटॉप पर सेकंड, ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग, है ना। डीटीपी का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन सी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है ना। दवा या खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग, या जिसे हम लोग सिट्रिक अम्ल कहते हैं, सिट्रिक अम्ल का प्रयोग धातुओं को साफ करने में किया जाता है। धातुओं को साफ करने में किया जाता है। फार्मिक अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जीवाणुनाशक के रूप में फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है। और दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 23 कहता है कि मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। ऑप्शन ए है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है मेरुरज्जु, ऑप्शन डी है केंद्रीय तंत्र। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेरुरज्जु, है ना। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, है ना। और मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करते हैं। मस्तिष्क मेरुरज्जु का ही बड़ा भाग है। ठीक, मस्तिष्क जो है मेरुरज्जु का ही बढ़ा हुआ भाग है। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है। रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है। ऑप्शन ए संक्रामक, ऑप्शन बी उपार्जित, ऑप्शन सी आनुवांशिक, ऑप्शन डी जन्मजात। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिक। रंग वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं और यह लिंग संबंधित रोग है जो वंशगति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो रंग वर्णांधता जो रोग है ये पीड़ित व्यक्ति में लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है। इस प्रकार का एक रोग है और ये आनुवांशिक रोग है क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन है ना। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि चीनी यात्री फाहियान जो है ये किस शासक के शासन काल में भारत में आया था। कंप्लीट।
तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि आपकी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोग देखें तो ये प्रश्न ना कि आपकी बीएड के लिए बल्कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो साथियों आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्नों को हमने देखा वे सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग देखिए, इनको रिवाइज कीजिए। और आज की इस क्लास की यहीं समाप्ति करते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें, है ना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।